बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वफाकी बजट आइंदा चंद दिनों में वफाकी हुकूमत आइंदा चंद दिनों के अंदर बजट पेश करने जा रही है। चंद सवालात मुझ समेत हर पाकिस्तानी की जहन में है। क्या हमारी ज़िंदगी आसान होने जा रही है या मज़ीद मुश्किल होने जा रही है? क्योंकि आए दिन हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब स्टेटमेंट दे देते हैं कि अगर मज़ीद सख्त फैसले करने की ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद सख्त फैसले करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब स्टेटमेंट देते हैं कि IMF की तमाम शराइत मानते हुए बजट बनाया है, बट इवन देन IMF हमारे से कोऑपरेट करने को रेडी नहीं है। तो उस पर मेरे जैसे लोग जो घरों में बैठे हुए, जो इकोनॉमिस्ट नहीं है, जो इकोनॉमी को नहीं समझते, आम पाकिस्तानी हैं, हमें लगता ये है कि आने वाला बजट हमारी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाएगा। जहाँ पहले ही यकम आती नहीं है, पहला महीने का आगाज़ होता नहीं है, तो हमें बिल्स जो हैं उसको लेकर जो BP है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है कि अब कैसे मैनेज करना है, महीना कैसे गुजरेगा। लेकिन दैट्स हाउ द लाइफ ऑफ अ कॉमन पाकिस्तानी इज़ दीज डेज़। आज इसी पे कुछ सवाल करते हैं, इसी पे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि बजट से एक्सपेक्टेशन पाकिस्तानी होते, मेरी और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, और बजट किस किस्म का आएगा, जो मौजूदा पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान के, इसमें क्या अवाम दोस्त बजट आएगा या हुकूमत दोस्त बजट आएगा? इसी पे बात करेंगे आज के शो में। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमें आसिफ बेग साहब ज्वाइन करेंगे, इकोनॉमिस्ट हैं, ये स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे। फरहान बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, ये हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन करेंगे। आसिफ बेग साहब से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बेग साहब आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? शुक्रिया। बेग साहब, सबसे पहला सवाल ये आता है जहन में कि ये अवामी बजट होगा या सियासी बजट होगा, क्योंकि आइंदा चंद दिनों में वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका जो सवाल है इसके जवाब देने से पहले एक मैं फैक्ट जो है वो सबसे शेयर कर दूं कि ये बजट जो है ये 9 वीक्स बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द करंट गवर्नमेंट। तो नेचुरली जो गवर्नमेंट बजट होती है तो उसमें इलेक्शन की भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो नेचुरली 2013-14 में हुआ, 17-18 में हुआ कि उसके अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा एक्सपेंशनरी बजट या वहाँ को कुछ रिलीफ भी दिया और उन्होंने यानी कि PSP में पैसे खर्चे ताकि स्पेंडिंग बढ़े और इकॉनमी बेहतर हो। तो ये एक तवक्को की जा सकता है कि गवर्नमेंट जो है इस किस्म का बजट दे। लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो आपने देखा है कि जनवरी से हमारे मुल्क के साथ IMF के साथ हमारी जो बातें हो रही है उसकी तमाम शराइत मान भी दी हैं और उसके बावजूद अभी तक उनका IMF प्रोग्राम जो है उसकी रिस्पांस जो नहीं मिली। अच्छा, उससे ये जो तासुर मिलता है कि वो मजीद सब फैसले करना चाहते हैं। हमने देखा है कि बजट के ऊपर एक क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए पिछले कई सालों से गवर्नमेंट जो है बजट जो है उसमें निस्बतन टैक्सेशन जो है उसके पहलू को थोड़ा सा कम रखती हैं ताकि उसकी पब्लिक के अंदर डिससेटिस्फेक्शन ना हो। तो उसके बाद बजट में मेरा ख्याल है ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें भी 2-3 दफ़ा मिनी बजट्स भी आए हैं और ख़ासतौर पे कि IMF की चैलेंज को कंप्लाइंस में आपने देखा है गवर्नमेंट ने 470 अरब रुपये के टैक्सेस जो है भी फरवरी के महीने में लगाए हैं और नेचुरली उसमें आपने जो है आपने देख लिया है कि बिजली के बिल हैं दाम और बढ़े हैं। GST जो है 17 से 18% जो है इस तरह। तो नेचुरली उससे अब गवर्नमेंट जो है उसने इंदिया दिया है कि प्रॉब्लली 9th ये जो IMF के साथ हमारा प्रोग्राम है और 10th इसको क्लब कर दिया जाए। तो नेचुरली इसमें गवर्नमेंट ने जिस तरह ये न्यूज़ में ये शेयर किया गया है कि अपना बजट जो है ये IMF के साथ शेयर किया है। उसमें मेरा ज़ाती ख्याल है गवर्नमेंट की मजबूरी होगी, लिमिटेशन होगी, वो इतना यानी कि फ्री भी गवर्नमेंट को रिलीफ देने में मुश्किलात होगी और कुछ हार्ड रियलिटीज़ हैं जो पब्लिक को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। आप देख लें कि इसके अंदर गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी फिस्कल स्पेस भी बहुत कम है। खासतौर पे पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है उसमें हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है और पिछले कई सालों से पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से जो कमोडिटी का सुपर साइकिल चल रहा था उसकी वजह से भी और हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन की वजह से भी और जो कमोडिटीज़ की और जो कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ी, पाकिस्तान में उसका इफेक्ट जो है करेंसी डिवैल्यूएशन से और ज़्यादा आया और उससे महंगाई और आई।
आप देख रहे हैं कि 12.5% से 21% तक हमारा स्टेट बैंक का बेस रेट है। अच्छा, इतनी हैवी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, इसमें IMF है, उसका ख्याल ये था कि इसमें इन्फ्लेशन कम होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर सप्लाई चेन फ्लड्स पाकिस्तान में आए और हमारे मुल्क के अंदर गवर्नेंस के लेवल्स हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं और उसमें जो आपने देखा है शॉर्टेजेस और कार्टलाइजेशन और इस किस्म के इशू भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट अभी तक कंट्रोल नहीं कर सकी। तो उसमें यानी कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं, महंगाई भी बढ़ी है, उसका बर्डन आम आदमी को सर बहुत ज्यादा इन पड़ा शॉर्ट ये कि है। कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए आवाम को। नहीं नहीं, मैं इस बिल्कुल आपकी इस बात से सब्सक्राइब करता हूँ। हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी और ये मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि बजट 9 जून को पेश होना है तो वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा कोई नई टैक्सेस गवर्नमेंट शायद इतने ज़्यादा ना बढ़ाए, लेकिन सून आफ्टर तो ये उसके हमारा IMF का प्रोग्राम हो रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन में इतनी बजट ज़्यादा है, फिर टैक्सेस बढ़ाएं और ये साइकिल रहेगा। चले मैं आप देख यही लेना सवाल लेके आगे चलता हूँ। फरहान बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। IMF की शर्तों शराइतों के मुताबिक बजट बनाया गया है, हमारे वज़ीर दिफा कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब। तो सर अगर उन शर्तों शराइतों के मुताबिक बजट बनाया गया सो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो फिर आवाम को कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए क्योंकि महंगाई में कोई बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी या आपकी मेरी ज़िंदगी आम पाकिस्तानी की आसान हो जाएगी। व्हाट डू यू से? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे आपको मेरा मशवरा ये है कि ब्लड प्रेशर का आपने शुरू में इंट्रो में जिक्र किया था, अगर दवाइयों की जरूरत हो तो वो आप लेके उसका स्टॉक अपने लिए रख लें, अल्लाह अकबर, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। और दूसरा ये कि देखिए इस हुकूमत का शाफसाना यही रहा है कि जिन लोगों का कोई उस काम से या उस मजमून से ताल्लुक नहीं है, मसलन एक दफ़ा चंद हफ्ते हो गए या 1-2 महीने हो गए राना सनाउल्लाह ने भी IMF पे बयान दे दिया था, अब आप वजीर दिफा के बयान का हवाला दे रहे हैं। ये इस किस्म के लोगों को तो इस पर चुप रहना चाहिए क्योंकि उनका क्या ताल्लुक है IMF से या मईशत से? भाई बजट के मामला से वजीर दिफा का क्या ताल्लुक है? अपने काम को संभालने की कोशिश करें। मसला ये है कि IMF के साथ अगर मामला हल हो गए या IMF की जिस तरह कहा जा रहा है कि जी IMF ने जो शराइत रखी है पाकिस्तान ने वो पूरी कर ली, तो फिर मसला क्या है? फिर IMF से किस्त क्यों नहीं आ रही? लगता ये है कि ये अभी भी ये खला मौजूद है पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और जो IMF की शराइत हैं वो पाकिस्तान ने पूरी तरह अभी उन्हें पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया और उस वजह से मामला जो है वो हल नहीं हुआ। वजीर आजम ने भी शायद तुर्की में ये कहा कि जी ये जो IMF अग्रीमेंट अनकरीब हो जाएगा। अब वो वजीर आजम और बिलखसूस वजीर खजाना कितनी दफ़ा कह चुके हैं पिछले चंद महीनों में कि जी बस ये अब IMF का अग्रीमेंट हुआ ही चाहता है, नज़दीक ही है, मसाइल हल हो गए हैं, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो इस किस्म की बातों से ज़रा परहेज करना चाहिए क्योंकि मामला अभी भी गंभीर है और पाकिस्तान की मईशत का मामला ख़ास तौर पे बहुत गंभीर है और पाकिस्तान के जो गरीब तबकात हैं ख़ास तौर पे उनके लिए हालात पहले ही बहुत परेशान कुन हैं। अब आगे मज़ीद परेशानी की कैफियत नज़र आ रही है क्योंकि ये बजट इतना आसान नहीं होगा। और फिर ये बजट का ये भी आप देखें कि अगर वाकई इस हुकूमत की मियाद अगस्त के यानी मिड अगस्त होती है तो फिर तो सवाल ये कि भाई माली साल 1 जुलाई से शुरू होगा, 1.5 महीने आपकी मियाद है, पूरे साल का बजट बना के पेश करके जा रहे हैं। कोई भी देखने वाला ये सवाल तो पूछेगा कि इस हुकूमत के बाद एक अबूरी हुकूमत होगी, फिर इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के बाद कौन हुकूमत बनाता है, किसकी यहाँ पे हुकूमत बनती है, उनकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं, आगे क्या। तो सर उसमें फिर मिनी बजट आ जाएगा क्योंकि अगर जो भी हुकूमत अगर कोई नहीं बन जाती है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी बरसर इक़्तिदार आई तो फिर मिनी बजट आएंगे? जी यकीनी तौर पे मिनी बजट आएगा। हर साल तो खदशा ही होता है, लेकिन इस साल तो आप यकीन से कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अब आप उसे मिनी बजट कहें या कुछ और कहें, लेकिन यकीनी तौर पे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस हुकूमत की मियाद इतनी कम है कि अब ये किस तरह यकीनी तौर पे सारे साल का बजट बना के पेश कर सकते हैं। तो ये तो वैसे ही एक यानी
कोई नॉन सीरियस सी सूरत हाल है। चलें सर, मैं अगले सवाल के साथ वापस आपकी तरफ आता हूँ। कैस असलम साहब ने नाजरीन हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। कैस साहब अस्सलाम वालेकुम जी। कैस साहब आवाज़ आ रही सर? अस्सलाम वालेकुम जी। आई थिंक कोई इशू आ गया। मैं आसिफ बेग साहब की जानी वापस आता हूँ। आसिफ बेग साहब, जिस तरह अभी बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि 1.5 महीने का इनके पास टेन्योर है, तो बज़ाहिर मुझे ज़ाती तौर के ऊपर अगर इस पर थोड़ा सा डीप डाउन देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट को ये चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हों कि उन्होंने वापस गवर्नमेंट में आ जाना इलेक्शन के बाद भी, तो फिर ये बजट कोई टाइट किस्म का दे के जाएंगे, क्योंकि पता है अगर बजट में आके एक्सपेंडिचर के बहुत ज़्यादा रिलीफ दे देते हैं हम लोग आके, तो वापस आकर इकॉनमी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और बज़ाहिर अभी भी ये लग रहा है कि जिस तरह एक सियासी जमात को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसको जिस तरह भी डिसमेंटल किया जा रहा है, तो पीडीएम की गवर्नमेंट वापस आने के ब्राइटर चांसेस बनते जाएंगे। तो इसमें आके सर फिर वहीं पे बात आके रुकेगी कि भाईजान रिलीफ नज़र नहीं आता। इस 1.5 महीने के जो टेन्योर है गवर्नमेंट का, ये जो बजट दे रही है उसमें कोई रिलीफ नज़र नहीं आता आम आदमी के लिए। देखें, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात और भी इसमें मेंशन कर दूं कि हमारे मुल्क के अंदर जो इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल नॉइज़ है पिछले खास तौर पे तकरीबन 1.5 साल से, उससे नेचुरली जो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी आएगी और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महीने के अरसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अब वहाँ पे गारंटी तो कोई नहीं है कि वो उतनी फोर्स के साथ रिटर्न होंगे, तो क्या पोजीशन बनेगी, क्या नई पोजीशन पार्टनर नए होंगे या यही रहेंगे, तो ये सारी प्रायोरिटीज हैं। अभी इसी तरह ही देखा है हमने, जो न्यूज़ पेपर सुना है कि मौजूदा जो पोजीशन पार्टनर्स हैं, वो जो PSDP, आप देखें ना, PSDP का जो साइज है वो फेडरल गवर्नमेंट का 1150 बिलियन है, जिसमें से 950 बिलियन ये इन्होंने रखा है फेडरल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और 200 बिलियन रुपीस जो है वो रखे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। तो अब कहने का मतलब है कि बहुत सारी जो इसके रिपोर्टेडली ये जो है वो इनके पार्टनर्स जो है वो कह रहे हैं कि जो PSDP में स्पेंडिंग है, प्रोजेक्ट्स की एलोकेशन जल्दी करें। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप उनकी एलोकेशन करें तो नेचुरली उसमें कोई शॉर्टफॉल होगी कैश की, तो उसमें और रुपए पे दबाव पड़ेगा। आपने देख लिया है कि जो नए फिगर्स आ रहे हैं कि एक साल में गवर्नमेंट के 34% जो है हमारा नेशनल डेट पड़ा है। 14,900 नए बिलियन रुपीस के नए कर्जे लिए गए हैं। अब हमारा जो 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 है ना, जो बिजली, गैस और जो इस किस्म के जो लॉसेज है, ये जो सर्कुलर डेट है, ये जो है 2700 बिलियन रुपए से ये होने का खदशा है अगले फाइनेंशियल ईयर में 3500। तो नेचुरली ये इनमें कमी किस तरह आएगी? अब नेचुरली इसमें इसे कैंडिडेट बैक इज ओपन एडमिशन, हमें भी इसमें आपस में करना चाहिए। बहुत सारी जो ममालिक हैं उनमें पब्लिक जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करके उनकी पॉलिसीज को मुल्क के डिफिकल्ट कंडीशन पे निकालती है। मसलन आज ही जो फैसला हुआ है ECC का कि जो मार्केट्स है वो रात को 8 बजे बंद होगी। अच्छा, अब उसको ताजर बरादरी ने उसको एजिटेट किया है। अगर वो गवर्नमेंट का जो है वो कहती है अगर 8 बजे हम मार्केट बंद कर दें तो हम $1 बिलियन बचा सकते हैं। अब नेचुरली गवर्नमेंट जो है इसने प्रायोरिटीज को सेट करना है, पब्लिक को कोऑपरेट करना है। आपने देखा है कि इंडियन और जो है खासतौर पे टर्किश डायस्पोरा, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स की कॉल पे नॉन पार्टीजन होते हुए अपने मुल्क को सपोर्ट किया है डिफिकल्ट कंडीशन में। हमारे जो है वो इस तरह की सिचुएशन नहीं, हमारे जो इवन डायस्पोरा है वो भी सीमिंगली पोलराइज्ड है। आप देख लें हमारे मुल्क के अंदर 13% रेमिटेंसेस की शॉर्टफॉल हुई है और रुपी टर्म्स में, और उसमें डॉलर टर्म्स में अब देखा जाए तो उसकी इसी साल के स्लिपेज जो है वो 20% प्लस है। तो अगर उसको यानी कि इतने लोगों ने डॉलर्स कम भेजे और उसके बावजूद रुपी टर्म्स में 13% शॉर्टेज है, तो ये नेचुरली एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा डेंट है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो भी जो फिगर है वो तकरीबन 27-28 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। तो उनको भी एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रुपी टर्म्स पे डिवैल्यूएशन की वजह से ज्यादा मिली, तो हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स हैं तरतीब से नहीं बढ़े। तो नेचुरली ऊपर से आपने देखा कि पोजीशन गवर्नमेंट है उसकी एक तो ये भी होती है। आपने देखा है सर यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लेके आगे चलूंगा। आसिफ साहब आपकी इजाजत है। डॉक्टर कैस साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? सब ठीक ठाक।
सर 2 सवाल जोड़ के इकट्ठे करूं आपकी इजाज़त से। एक तो रिसेंटली हमने देखा कि आईएमएफ कोई एग्रीड अपॉन नहीं है और ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि तमाम शर्तें शराइतें मानकर हम बजट बना रहे हैं। सेकेंडली सर, जहां पर आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं पाते वहीं पे चाइना स्टेप अप करता है पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए एक दफ़ा फिर से। तो सर इसका क्या मतलब, ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान किसी नए कैंप की तरफ शिफ्ट हो रहा है और आईएमएफ और उस तरफ से मामला हमारे अगर नहीं चलते तो चाइना तो है ही हमें सपोर्ट करने के लिए? देखें, ये बात तो मैं मान रहा हूँ कि चाइना तो है ही सपोर्ट करने के लिए, मगर इश्यूज बहुत मुश्किल हैं। आपकी सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका के लिए हैं, वो उसके बाद जो अमेरिका के दोस्त यूरोपियन और यूके के साथ हैं। आपके स्टूडेंट्स उन्हीं मुल्कों में पढ़ते हैं, चाइना में बहुत कम पढ़ते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उस जो है ग्रुप से निकल के इधर आ जाएं। मजबूरी आपकी और है, वो इंडिया है कि इंडिया क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूके और जापान के ग्रुप में गया है, तो आपको चाइना के साथ जो आपका पुराना दोस्त है और जो आपको बेल आउट करता है। मगर जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो सीपैक बहुत बड़ा एक हमारे लिए गेम चेंजर होना चाहिए, जिसके लिए हमने ओनरशिप भी नहीं ली, हमने उसको जो है उस तरीके से चलाया भी नहीं। आई होप कि हम चला लें। मेरा ये ख्याल है कि हाँ, चेंज हो रही है दुनिया, मगर जब तक आप अपना घर ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बच्चों को प्रोडक्टिव नहीं करेंगे, अपनी ज़मीन को प्रोडक्टिव नहीं करेंगे, अपना खुद वैल्यू एडेड चीज़ें बना के एक्सपोर्ट नहीं करना शुरू करेंगे, आप इस पॉलिटिकल गेम में फंसे रहेंगे। आईएमएफ का जहाँ तक तल्लुक है, वो मेरा ये ख्याल है कि, और हमेशा से रहा है कि आईएमएफ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट से तो एग्रीमेंट करेगी, एक चंद माह की गवर्नमेंट से वो एग्रीमेंट नहीं करेगी, और अब वो साफ हो गया है इस बात पे। मगर हम अभी भी बजट उनसे पास करवा रहे हैं इन सच फोर्ट। तो इन अ वे टैक्स ज्यादा लगने हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होना, ये बजट पीपल फ्रेंडली भी नहीं होना, डेवलपमेंट में दे देनी है। अगर आपने कोई मरातें देंगे भी तो वो चंद महीने इलेक्शन के लिए हैं। बट एट द सेम टाइम जब तक आप अपनी इंडस्ट्री जो बहुत नीचे चली गई है उसको रिवाइव नहीं करते, आप अपनी एग्रीकल्चर को रिवाइव नहीं करते, फूड सिक्योरिटी नहीं देते, ये हो नहीं सकता कि आप किसी भी कैंप में जाके कुछ कर लेंगे जब तक आप अपना घर नहीं ठीक करते। फरहान बुखारी साहब, यही सवाल आपसे, क्या कोई कैंप शिफ्ट है पाकिस्तान को लेके रिसेंट सारे ये क्राइसिस को लेके? पूछा जाता है, लेकिन कैद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आप जिस तरफ भी जाएंगे आपको अपने अंदरूनी इस्लाहात तो करने हैं, और वो अभी तक उनकी तो सही मानों में अगर आप पूछिए तो वो तो इब्तदा भी नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इतने कम लोग टैक्स देते हैं, रेवेन्यू का मामला बड़ा क्राइसिस में है। अच्छा, उसके अलावा अब पिछले एक साल में खास तौर पे आपकी शरह नमू यानी ग्रोथ रेट इतना नीचे चला गया है, आपकी इंडस्ट्री इस वक्त नेगेटिव में है, आपका एग्रीकल्चर नेगेटिव में है। आप जब तक कि इन चीज़ों को रिवाइव नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए तो जाहिर है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन वो फौरन नहीं होगा। लेकिन कम से कम अगर आप अपनी ज़रूरी आउटपुट ही बढ़ा लें, जिससे आपकी जो फूड इंपोर्ट्स हैं वही कुछ कम होनी शुरू हों, कुछ आपके सरप्लसेस ऐसे हों जो कि आप बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में ले जाकर और उससे कुछ अपने लिए। सर यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, सर एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा। रशियन ऑयल इंपोर्ट एंड रशिया से वीट इंपोर्ट, ये आईएमएफ के मुआहदे में कहीं पे ये भी बैरियर हो सकते हैं सर? नहीं, देखें, ये अभी तो रशियन वीट की बात हुई थी, मेरे ख्याल में 4.5 लाख टन। अभी तक कम से कम मेरी नज़र से कोई ऐसी खबर नहीं गुजरी कि वो मुल्क में दरामद हो चुकी है। ये बातें ही हैं, अभी हमें इनका ठोस बुनियाद पे रशियन ऑयल सर, रशियन ऑयल। जी, ऑयल की मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ऑयल का भी मसलन मैंने तो ये भी सुना है कि ऑयल की, रशियन ऑयल अगर आएगा मुल्क में तो उसकी पेमेंट जो है वो युआन में होगी, यानी चाइनीज करेंसी में होगी, डॉलर्स हमें नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ऑयल का फायदा तो आपको तब होगा ना जब आपकी सनत भी साथ ही साथ
चलनी शुरू होगी। इस वक्त तो आपका मामला पूरा का पूरा ठप हुआ हुआ है। आपकी कौन सी चीज़ है जो कि चल रही है? सनत और ज़राअत ख़ास तौर पे अहम तरीन ये शोबे हैं, इनमें से इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही परेशान कुन है। तो ये इस किस्म की चीज़ों को आपको पॉलिसीज़ के सर एंड में सिर्फ यही मैं आप वाली बात कि मुझे लगता है कि बीपी की दवाइयाँ शवाइयाँ मैं स्टॉक कर लूँ फिर। अल्लाह ना करे कि आप नौजवान हैं, अभी आपको ज़रूरत हो, लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल में कभी ज़रूरत पड़ जाए। बस वो उनकी एक्सपायरी डेट देख लीजिएगा और कुछ ना कुछ स्टॉक कर लें। आप तमाम मेहमानों का बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, फरहान बुखारी साहब, आसिफ बेग साहब, कैस असलम साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। इमेजिन कीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चले प्राइवेट सेक्टर से भी निकलिए, आप सरकारी मुलाजिम हो तो आपसे डिटेल मांग लीजिए, भाईजान अपने फेसबुक की डिटेल दीजिए, अपने ट्विटर हैंडल की फेसबुक दीजिए, वो डिटेल्स दीजिए, अपनी इंस्टाग्राम की डिटेल्स दे दीजिए कि आपका इंस्टाग्राम पे कोई है अकाउंट के नहीं है। और फिर गवर्नमेंट आपसे ये जब सरकारी स्कूल के टीचर्स से ये मांगे डिटेल्स, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। एंड आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज डिटेल्स। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड अपनी जो पर्सनल असेसमेंट है उस पर दे देता हूँ कि रिसेंटली एक जज साहब हैं, उनके नाम को लेकर एक सियासी जमात भी नहीं है, खैर केयर टेकर सेटअप को मैं सियासी जमात नहीं कहूँगा, केयर टेकर सेटअप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि देखिए जी फ़लाँ जज साहब जो हैं उनकी अफिलिएशन जो है वो फ़लाँ सियासी जमात के साथ है। और एंड में पता चला कि जनाब वो जज साहब का ट्विटर वो फेसबुक पेज था ही नहीं, उनकी फेसबुक प्रोफाइल थी ही नहीं, किसी ने उनके नाम की फ़ेक बनाई हुई थी और वो उससे पोस्टें करते रहे। उसके ऊपर केयर टेकर सेटअप के मिनिस्टर साहब ने आके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी, पूरे मुल्क का, पूरी कौम का वक्त ज़ाया किया। हमारी नेक्स्ट स्टोरी वो है, छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं तो वो स्टोरी डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बिफोर इट कि हम वो डिजिटल मीडिया वाली स्टोरी के ऊपर आए, टीचर्स को लेकर, सरकारी मुलाजमीन को लेकर, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है नाज़रीन कि हमारी फ्यूचर के मेमार या हमारे कौम का फ्यूचर हमारे बच्चे, और उन बच्चों को तैयार किसने करना है फ्यूचर के लिए? ऑब्वियसली असातिज़ा ने। पेरेंट्स के बाद और असातिज़ा के बाद पेरेंट्स और पेरेंट्स के बाद असातिज़ा, यही दो हमारे दरसगाहें हैं जिन्होंने इस फ्यूचर को शेप अप करना है। अब शेप अप कैसे करेगा एक टीचर कि जब तक वो मेंटली पीसफुल नहीं है, वो पुरसुकून नहीं है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो बच्चों को भी अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं सकते। और वो पुरसुकून कैसे होंगे कि आप उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए सरकारी टीचर्स को तनख्वाहें इतनी हों, उनके अलाउंसेस इतने हों, उनको ये पता हो कि यार अगर हम 25-30 साल 40 साल इस प्रोफेशन को दे रहे हैं, कौम को दे रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद हम अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकेंगे। अपने बच्चों के लिए उनकी तालीम का, उनकी शादियों का, उनके फ्यूचर का कोई ना कोई बंदोबस्त सरकार हमारे साथ कर देगी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं तनख्वाहों की, पेंशन की, अलाउंसेस की और टाइम स्केल की। इसके लिए आज 3.5 लाख के करीब टीचर्स हैं पंजाब में से, और एक बड़ा एहतजाज था आज जो लाहौर प्रेस क्लब से लेकर वज़ीर-ए-आला हाउस तक टीचर्स ने किया है लाहौर में। डिमांड सादी सी है, हर साल सुनते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिनसे पढ़कर लोग वज़ीर-ए-आला पंजाब तो बन जाते हैं, जिनसे पढ़कर लोग चीफ सेक्रेटरी और बड़े बड़े अफसरान तो बन जाते हैं पंजाब में, लेकिन उन्हीं असातिज़ा की सुनने वाला कोई नहीं रहता, विच इज़ वेरी सैड फॉर मी। एनीवेज, काशिफ चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पंजाब टीचर्स यूनियन से इनका ताल्लुक है। काशिफ साहब, आज फिर आप लोगों ने एहतजाज किया है, डिमांड्स क्या क्या सर? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अभी बात कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी आसान गुजर जाए। अभी तो जो रिटायरमेंट से पहले वाली ज़िंदगी है वो गुजारनी मुश्किल हुई है। ऐसा ही है वैसे तो। आज आप देखें कि सुबह उस वक्त जब हमने 11 बजे एहतजाज शुरू किया प्रेस क्लब से, तो सख्त गर्मी थी, और उसके बावजूद मेरी तवक्को के बरखिलाफ़ लाहौर के असातिज़ा कराम ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त तनख्वाहें हैं ना, वो 15 दिन के बाद आगे चलानी बड़ी मुश्किल हो गई। ऐसे ही है। जो इस वक्त रेट्स हैं, पेट्रोल है, घी है, आटा है, इस पर महंगाई पे रोज़ बात होती है। उसकी वजह से मजबूर होकर बजट के अंदर कभी खबर आ रही होती है अखबार में, कभी टीवी पे हम देखते हैं 5 से 10% इजाफे की। ऊपर लिखा होता है कि राय 50% की है, लेकिन अंदर जब तफसील उसकी पढ़ें तो लिखा होता है 5 से 10% इजाफे का इम्कान है। तो वो 5 से 10% में तो कोई ऊँट के मुँह में ज़ीरा भी नहीं आ सकता। फेयर इनफ। तो इस वजह से मजबूर होकर हमने एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें दूसरे कुछ महकमों के मुलाजमीन भी हमारे साथ थे। तो हमने प्रेस क्लब से लेके वज़ीर-ए-आला पंजाब के दफ्तर तक रैली निकाली, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है
कि किसी भी सरकारी अफसर से लेकर या किसी जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, किसी ने पूछा भी नहीं कि आप क्यों ये 3 घंटे 4 घंटे इस सख्त गर्मी के अंदर रुल रहे हैं सड़कों के ऊपर। दाद रसी तो बड़ी बात की बात है। तो अब ये एहतजाज का सिलसिला कल पंजाब के बाकी ज़िला में है और फिर 9 को हम जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब इकट्ठे होंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान से लोग आपकी मुझे पंजाब में एहतजाज की, सॉरी टू से दैट, समझ नहीं आई। ये तो केयर टेकर सेटअप है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो पंजाब हुकूमत ने देनी है। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी केयर टेकर सेटअप की आप बात करें तो इतने बड़े बड़े डिसीजन ये ले रहा है जो मेरा ख्याल है कि जो इलेक्टेड हुकूमत है वो लेते हुए डरती है। ये बात ठीक है आपकी। आप अभी रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, उससे मुझे याद आ गया, मैं आपको बता भी रहा था, लीव इनकैशमेंट हमें मिलती है जो हमें हमारी अर्न लीव होती हैं 365, उसकी लीव में हमें कुछ पेमेंट मिलती थी। आज हमारे सामने नोटिफिकेशन आया कि उसके ऊपर इन्होंने कट लगा के उसको आधे से भी कम कर दिया, यानी कि आप छुट्टियां रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, कि वो जो छुट्टियां नहीं करता ना, 365 छुट्टियां अगर मेरे अकाउंट में जमा है और मैंने अपनी सर्विस के दौरान वो नहीं ली, उन्हें अर्न लीव कहते हैं, ठीक है। उसकी लीव में हुकूमत ने एक इंसेंटिव रखा हुआ था जो रिटायरमेंट के बाद आप ले सकते हैं। ठीक है। इस केयर टेकर हुकूमत ने, मेरी समझ से बाहर है कि इतना बड़ा डिसीजन ये केयर टेकर हुकूमत ने कैसे कर दिया कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो लीव इनकैशमेंट है उसके ऊपर बैठे बैठाए कट लगा के उसको 50% कम कर दिया। अल्लाह अकबर। कि वो रिटायरमेंट के बाद जो पैसे हमें मिलने थे वो अब अगर 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल मुझे मिलना था तो वो अब 50,000 मिलेगा। वो 1 जून से इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फेडरल गवर्नमेंट से क्या चाहिए आपको? हम इसके लिए अब एहतजाज भी करेंगे और इसको हम इंशाल्लाह चैलेंज भी कर रहे हैं। चैलेंज करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। 1-2 दिनों में चैलेंज भी करेंगे। चैलेंज करना आई थिंक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, पंजाब हुकूमत के साथ जो हमारा सबसे बड़ा मसला है ना, वो नंबर 1 है टाइम स्केल 3 दरजाती। वो प्योरली पंजाब हुकूमत का मैटर है। आप देखें इस वक्त सिंध, बलोचिस्तान, केपी के आज़ाद कश्मीर, गिलगित, वफाक, सब महकमों के अंदर 3 दरजाती टाइम स्केल मिल रहा है, असातिज़ा कराम को भी और बाकी मुलाजमीन को। वो ये क्यों मिलता है? ये है क्या टाइम स्केल? मैं वही बताने लगा हूँ। बेसिकली जो टाइम स्केल है हमारा, ये होता है कि अगर मुझे 10 साल प्रमोशन नहीं मिली, रेगुलर प्रमोशन जो हमारी होनी होती है, तो उस रेगुलर प्रमोशन की तरफ मुझे पर्सनली उस फाइनेंशियल बेनिफिट मुझे दे दिया जाता है जो मैं उतनी देर तक अवेल करता हूं जितनी देर तक मेरी रेगुलर प्रमोशन नहीं होती। ठीक है। अब बाकी सारे सूबों को तो मिल रहा है। इसमें टन्योर ये होता है कि पहला जो टन्योर है, मतलब अगर मैं इस वक्त 17 ग्रेड में फॉर एग्जाम्पल काम कर रहा हूँ या 16 में कर रहा हूँ, तो मुझे 17 ग्रेड मिलेगा 10 साल के बाद। अगर 10 साल मेरी सर्विस नहीं होती, अब टन्योर देखें, प्रमोशन नहीं होती, तो फिर मुझे जो है वो अगला स्टेप मिलेगा। ठीक है। अगर उसको मैंने 10 साल बाद अवेल कर लिया और उसके 8 साल तक मेरी फिर प्रमोशन नहीं होती, तो फिर मुझे उससे नेक्स्ट स्केल मिलना चाहिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। और फिर अगर 7 साल तक मजीद, यानी कि टोटल ये 24 साल का टर्नओवर बनता है। अगर पूरी सर्विस में मेरी प्रमोशन ही नहीं होती तो फिर मुझे ये 3 दरजाती टाइम स्केल का बेनिफिट मिलता है। टाइम स्केल, इसको हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल बेनिफिट, बेसिकली सैलरी नेक्स्ट ग्रेड की मिलना शुरू हो जाती है। अब हमारे यहाँ अलमिया ये है कि पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रेड 16 से ऊपर वालों को टाइम स्केल दिया भी 2 साल पहले और फिर फाइनेंस ने कहा जी कि ये तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को और कॉलेज साइड के साथी को तो मिलना ही नहीं था, ये तो हमने किसी और महकमे के लिए किया था। 2 साल वो तनख्वाहें लोगों ने ली, लेके अब उनके पीछे पड़ेंगे रिकवरी दें। उस पर हमारे स्टे चल रहे हैं 4-5 अदालतों से। आज स्टे की मुकदमी को नहीं रहेगी इस मुल्क में, तो लेकिन अल्लाह खैर करेगा, हमें फिर मजबूरन सड़कों पे भी आना पड़ता है। अच्छा, इसमें है हमारे जो प्राइमरी स्कूल टीचर होते हैं वो इस वक्त ग्रेड 14 में काम कर रहे हैं, स्केल 14 में। तो टाइम स्केल अगर उन्हें मिल जाता है, उनकी 25 साल प्रमोशन नहीं होती, तो वो 15, 16, 17 में जा सकते हैं, यानी उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेंगे, पोस्ट वही रहेगी। EST हमारा होता है 15 में, तो वो 16, 17, 18 में जा सकता है। और इसी तरह SST हमारा होता है, वो 16 में है इस वक्त, वो 17, 18, 19 तक रिटायरमेंट तक जा सकता है। और उसके साथ साथ जो है वो अगले जो ग्रेड 17 से 20 वाले हैं, अगर उनको भी 10 साल रेगुलर सर्विस में प्रमोशन नहीं मिलती तो 1 स्टेप उन्हें मिलता है, सिर्फ नेक्स्ट, जब तक कि रेगुलर प्रमोशन ना हो जाए। अगर रेगुलर प्रमोशन होती है तो टाइम स्केल खत्म हो जाता है। डॉक्टर तारिक कलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं सर? शुक्र। सर, काशिफ चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए, वो तो बता रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स पे टीचर्स के और असातिज़ा के, प्रोफेसर्स के कोई कट शर्ट लगा दिए सरकारी मुलाजमीन के। जी हाँ, आज हम देख रहे हैं, कल भी ये हुआ है कि ये जो हमारा एक लीव एनकैशमेंट का एक कुछ पैसे हमें मिला करते थे, हमें जब 1 साल नौकरी हम पूरी कर लेते हैं तो जो वो इदारे जिनको गर्मी की छुट्टियां होती हैं उनको साल में 12 छुट्टियां
और जो बाकियों को 48 छुट्टियां मिलती हैं, जिन्हें हम अनलीव कहते हैं, इस्तेफाक़े रुख़सत कहते हैं। तो हम मुलाजमत के आखिर पर इनके हमें गवर्नमेंट पैसे दे देती है, या हम छुट्टियां कर लें या पैसे ले लें, तो वो कुछ अपनी रिटायरमेंट पे कुछ पैसे मिल जाया करते थे, तो उस पर एक कट लगा दिया गवर्नमेंट ने। हमें तो इस पर भी एतराज़ है कि देखें, जो एक तो कट पे एतराज़ है, ये गैर अखलाकी सूरत हाल है ना। जब हमें आपने भर्ती किया तो हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी, हमने उसके मुताबिक आपकी पेशकश को कबूल किया और हमने मुलाजमत शुरू की। तो एक तो ये अखलाकी और कानूनी तौर पर पूरी ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई आप नया बंदा भर्ती करते हैं तो जिस मर्जी टर्म्स एंड कंडीशन पर रख लें, जिनको आपने भर्ती कर रखा है उसका क्यों कर रहे हैं। यानी जो बंदा आज रिटायर हो रहा है उसको अपने ग्रेड 18-19 का बंदा आज रिटायर हो रहा है, उसको अपना 8-10 लाख में बैठे बिठाए नुकसान डाल दिया। तो उसने आखिर रियासत की इतनी देर खिदमत की है, वो मुफ्त दे रहा है, उसने खिदमत की है, उसने काम किया, और हम दोनों ने एक दूसरे की क्या कहना चाहिए कि तस्लीम किया था कि उन्होंने हमें पेशकश की, हम कॉन्ट्रैक्ट में थे, हम पेशकश को कबूल किया, हम दोनों एक दूसरे के लिए मुफीद थे, तो हम काम कर रहे थे ना। तो आपने अचानक रिटायरमेंट के ऊपर और उसको देखिए, सरकारी मुलाजिम को जितना तनख्वाह को बहुत बड़ी नहीं मिलती, ये सिर्फ इसलिए कबूल की जाती है कि चलो रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ बेनिफिट, वरना ज़ाहिर है अगर मैंने अपनी सलाहियतों को कैश कराना हो तो वो भी प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसे देता है। अगर लोग कबूल करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर आपको पेंशन और ग्रेजुएटी और ये कुछ लीव एनकैशमेंट वगैरह मिल जाता है। अगर ये भी आप छीन लेंगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर को। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फेसबुक पे और ट्विटर पे हैं? जी हैं हम। अब आपको इस शो के बाद हो सकता है वो डिटेल ज़रा सख्ती से देनी पड़े, क्योंकि मेरे पास जो अगली स्टोरी पड़ी हुई है उसमें लिखा गया है कि जी आपसे तमाम टीचर से, प्रोफेसर से, सरकारी मुलाजमीन से सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स मांग ली गई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो हमारे कॉलेजेस में आ गया कि परफॉर्मा उस पर कहा कि अपना दे दे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऐसी क्या क़यामत आन पड़ी है। देखें, मैं बतौर प्रोफेसर एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता है अपनी लिमिटेशंस का, मुझे अपनी आज़ादी का भी पता है, मुझे अपनी हदूद का इल्म है। मैं जो बात करता हूँ अपनी जिम्मेदारी से करता हूँ, और मेरे पास तो वैसे भी सुनने वाले बहुत होते हैं मेरे शागिर्दों की शक्ल में, तो हम बहुत मोहतात आमतौर पर करते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक सवाल के निशान हम असातिज़ा पर और प्रोफेसर पर लगाया है, जो सबसे ज्यादा समझदार तबका है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका है, उस पर हमने सवाल के निशान लगा दिया। और मैंने देखिए, ये तो अगर 1000, 10,000 में से एक आदमी की मिसाल हो तो कहा नहीं जा सकता। मैं सोशल मीडिया, ट्विटर देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ, मैंने आज तक कभी सिर्फ प्रोफेसर नहीं, वैसे भी कभी भी इनको बगावत नहीं देखी। मैंने कभी यहाँ पर नहीं सर, ये नहीं देखा, मुमकिन नहीं है ये चीजें, तो कोई मैंने कोई उकसाता हो मैंने नहीं देखा। सब एक ठीक है, डॉग ठोक सर उकसाना ये है ना, मैं बताता हूँ, मैं आपको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब आप ये एहतजाज कर रहे हैं ना पेंशन के लिए, तमाम टीचर्स, आप लोग पेंशन के लिए, ये टाइम स्केल के लिए, ये जो आपको फंड्स पे कट लगे हैं उनके लिए, तो सर शायद यही हो, यही मॉनिटर करने के लिए आप लोग इससे तो देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी सोशल लाइफ खत्म हुई थी, सोशल मीडिया, यदि पहले हम चबूतरों में बैठा करते थे, चाय खानों में बैठा करते थे, हमारा कैथारसिस हो जा करता था, वो जो एक हुआ था उसको ये बहुत अच्छा सोशल मीडिया रिप्लेस कर दिया था। और ये बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल है, इसको खत्म करना, इस पे रुकावट डालना, तो ये तो प्रेशर कुकर उखाड़ देंगे आप। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि आज़ादी जो है ये खुद ब खुद आप में एक एहसास जिम्मेदारी पैदा करती है। अगर मेरे हाथ में ट्विटर है, अगर मेरे हाथ में फेसबुक है, तो मेरे अंदर एक जिम्मेदारी भी आती है। मुझे पता है कि मेरे ग्रुप में बेशुमार खवातीन है, तो मैं ऐसी गुफ्तगू नहीं करता जो खवातीन के सामने ना की जा सकती। मैं खुद में एहतियात करता हूँ, यार देखिए मेरी बहुत सी प्रोफेसर मेरे पेज पर है, ये मेरे वॉल पे है, कोई शायरात हैं, ज़ाहिर हमारे अपने जिस फील्ड में उस फील्ड के लोगों को ऐड करना पसंद करते हैं, तो मैं खुद महतात होता हूँ। मुझे पता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पता है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे पता है कि मैं किस सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे उसके नॉर्म्स का, मुझे उसके उसूल ज़वाबित का और उसके अखलाकियात का बहुत अच्छी तरह एहसास होता है, और जितना हमें अच्छा एहसास है किसी को नहीं है। बिल्कुल मेरा ख्याल जी, आपसे भी डिटेल्स मांगी नहीं, अभी तक स्कूल एजुकेशन की बारी तो नहीं आई, लेकिन आ जाएगी, कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर कॉलेजेस में आप तो एहतजाज को लीड भी कर रहे होते हैं, कॉलेजेस में वो कोई बात नहीं। पहले पिछले दौरे हुकूमत में जब हमारा असातिज़ा की अपग्रेडेशन का मसला था, तो तब शहबाज शरीफ साहब ने 4-5 दिनों के लिए जेल भेजा, और जाके बच्चों को पिछली जो हुकूमत है उसके दौर में भी 2-3 FIR उन्होंने भी कर ली। वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा थे, 14,000
उनको बार बार हमने एहतजाज किए, आपके भी इल्म में है, सीएम ऑफिस के बनीगाला तक भी गए हम, लेकिन उनको इन्होंने जिद बना के पिछली हुकूमत ने उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जाते। फिर जो उनकी बेचारों की 8-8, 9-9 साल सर्विस ज़ाया हो चुकी है। ऐसे ही है, ऐसे ही। पिछली सर्विस उनकी काउंट ही नहीं होगी। वो उनकी मुराद राज साहब ने बड़ी दुआएं ली हैं उन तमाम बिल्कुल, लोगों को। बिल्कुल। बड़ी दुआएं ले रही है, यही वजह है कि दुआवा लेके ठुड्डे खाने के दिए इधर लगे जा रहे हैं। आज की जो हमारी एहतजाजी रैली थी वो बुनियादी तौर पर वो पेंशन्स के अंदर जो ये इस्लाहात कर रहे हैं उस हवाले से पेंशन में इजाफे के लिए। नहीं, इस पे जरा वापस आ जाए, इस स्टोरी के ऊपर वापस आ जाए। मतलब डिजिटल मीडिया की डिटेल्स लेके क्या करना चाहिए? डिजिटल मीडिया की डिटेल जो मेरा ख्याल अभी के हालात के मुताबिक मुझे समझ में आ रही है बात, वो डिजिटल मीडिया के ज़रिए से वो अभी, क्योंकि पख्तूनख्वा के अंदर शायद ये पिछले रिएक्शन जो हुआ था उसके अंदर कुछ असातिज़ा भी उसमें पाए गए थे। देखें, उसको देखने के लिए उन्होंने कहा पंजाब में से भी ढूंढे कि कौन सा किस सियासी जमात का सपोर्टर है तो उसको पकड़े हम। वोट डालना क्या आपका हक नहीं है? वोट डालना तो हमारा हक है। मैं समझता हूँ इसके अंदर के एक सरकारी मुलाजिम होने के नाते हम उस तरह से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसने पाबंदी लगाई हुई होती है हर दफ़ा कि कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर सकता खुल के। वोट डाल सकते हैं, वोट तो डालना ही है, जाहिर बात है, लेकिन वो इस तरह के लोगों को उकसाना या लोगों को इस तरह के मामलात में या किसी ख़ास सियासी जमात के लिए लोगों को मोटिवेशन करने के लिए जो सोशल मीडिया के ऊपर मामला चलता है उसमें कौन कौन सरकारी मुलाजिम इन्वॉल्व है। हमारा एक स्कूल टीचर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेरे ज़हन से निकल गया अभी पिछले दिनों, उसको भी उसने सियासी जमात की पोस्ट लगाई हुई थी, सिर्फ उस सियासी जमात की उसको कोई मुबारकबाद दी हुई थी कोई ओहदा मिलने पे कोई साल पहले, तो लेकिन अब जाके उसको सस्पेंड कर दिया गया कि तुमने पिछले साल ये पोस्ट क्यों लगाई थी। साल के बाद याद आया। और हमारा काम है बेसिकली सरकारी मुलाजिम होते हुए अगर इस वक्त जो हुकूमत बैठी है वो मुझे कोई मुराद देगी, जैसे इस दफ़ा मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ कि अभी लास्ट हमारी सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी कुछ अर्सा पहले मेरी एसोसिएशन की, तो वहाँ हमने उनकी तवज्जो दिलाई इन सर्विस प्रमोशंस की तरफ कि वो हमारा बहुत बड़ा डेडलॉक पड़ा हुआ है तमाम महकमों का, प्रोफेसर्स का भी, स्कूल एजुकेशन का। उन्होंने वादा किया कि अगर इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे देगा तो ये मैं निकलवा दूंगा। उन्होंने ये मेरा ख्याल सरकारी मुलाजमीन पे बहुत बड़ा ये उनको तोहफा है उनकी तरफ से कि उन्होंने डंडा लेके प्रमोशनें करवाई तमाम महकमों। वेरी गुड। और इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी, तो ये उनका क्रेडिट है। इसके ऊपर मैंने उन्हें मुबारकबाद देनी है, शुक्रिया अदा करना है ना। तो अगर उसने किसी अपने साथी को, किसी का चचा भाई भतीजा भी होगा, उसको मुबारकबाद दे दी, कोई योद्धा मिला हुकूमत में, तो कौन सी क़यामत आ गई। Fair enough। तो ये तो मेरा ख्याल है कि वो शायद इस वक्त जो हुकूमत अगर ये डिटेल मांग रही है वो समझती है कि शायद इस तरह हम लोगों की जुबान बंद कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जितने आप स्क्रू टाइट करते हैं ना उतने एग्रेशन बढ़ता है और उतने लोग जो हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होकर सड़कों पे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि हुकूमत वो पॉलिसीज लेके आए कि आपको और मुझे हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी ही ना पड़े। अगर तनकीद करें भी तो हमें इतना मुहज़्ज़ब पहले कर लीजिए कि हमारी वो तनकीद भी आपकी अकल में आए और आपकी पॉलिसीज हमारी अकल में आए। लेकिन जब आप किसी एक सियासी जमात के किसी वोटर को, और वो जस्ट बिकॉज का सरकारी मुलाजिम है, कोई मुबारकबाद भी देगा तो आप उनको सस्पेंड करेंगे और हो सकता है एट सम पॉइंट डिसमिस भी कर दें, तो जनाब उससे आपके खिलाफ नफरतें बढ़ेंगी, उसके खिलाफ आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद ज़्यादा की जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस मुल्क को, इस मुल्क के रहने वालों को दुआ में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 75 साल से ये मुल्क सिर्फ दुआओं पर चल रहा है, हुक्मरानों ने कोई कमी नहीं की है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। अल्लाह हाफ़िज़।